जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। जो भी वो प्रोसेसेस जो हमें जीवित रहने में मदद करती हैं, हमारी सारी लाइफ से रिलेटेड प्रोसेसेस जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगी आज, वो होने वाला है आज का हमारा टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये कि यहाँ से बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी यहाँ से बहुत हाई है क्वेश्चंस आने की, और इसको समझना भी बहुत ईजी होगा क्योंकि यही है वो प्रोसेसेस जो दिन भर हमारे साथ में चल रही हैं। इसीलिए इमेजिन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगी। पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि साइक्लोस्टोमेटा भी एक क्लास होती है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया। मेघा जी का ये कमेंट था। मैंने इसके बारे में इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाता है और इसकी यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक बार के लिए डाउट क्लियर करने के लिए ये आप क्लासिफिकेशन भी देख लीजिए। ये भी एनसीईआरटी का ही क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसको एक बार समझते हैं। देखो, मैंने क्या बताया था, जो हमारा वर्टिब्रेटा फाइलम था ना, उसको हमने डिवाइड किया था 5 क्लासेस के अंदर, जिसमें आए थे पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से वर्टिब्रेटा को डिवाइड करें कि उसमें 2 सुपर क्लासेस आ जाए। सुपर क्लासेस का मतलब क्या? फाइलम के बाद हमारा आता है क्लास। ठीक है, तो क्लास के ऊपर क्या आएगा? सुपर क्लास आएगा जो फर्दर क्लासेस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो सुपर क्लास, क्लास से थोड़ा सा ऊपर, फाइलम से थोड़ा नीचे, ये भी एक सुपर क्लास है और ये भी एक सुपर क्लास है। ठीक है, कौन सी है? अग्नेथा। क्या लिखा हुआ है? क्लियर है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है अग्नेथा। अग्नेथा मतलब वो जिनके पास जॉ नहीं है। ठीक है, जो जॉ होता है ना, हमारा ये जो जॉ है वो अगर नहीं है तो उनको बोलेंगे एग्नेथा। ठीक है, और दूसरा जो सुपर क्लास है उसको बोलते हैं ग्नाथोस्टोमेटा, जिनके पास होता है जॉ, जिनके पास होता है जबड़ा। ठीक है, अगर नहीं है तो हम उनको बोलेंगे एग्नेथा, और अगर है तो हम उनको बोलेंगे नाथोस्टोमेटा। ठीक है, ये 2 सुपर क्लासेस हैं। इन्हीं को फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया है। अग्नेथा के अंदर आता है क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसी का डाउट था ना। अग्नेथा के अंदर आता है क्लास साइक्लोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं पाइसेस और टेट्रापोडा। ठीक है, पाइसेस मैंने बताया था, पाइसेस मतलब फिशेस जिनके पास होते हैं फिन्स, जिनसे मछली तैरती है। ठीक है, पाइसेस मतलब जिनके पास होते हैं फिन्स, और इसी के अंदर 2 क्लासेस आती हैं, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। कौन सी आती हैं? कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। ठीक है, इनके नाम हम याद रखेंगे, 2-3 बार हम पढ़ लेंगे तो हमें याद रह जाएगा। और पाइसेस जिनके पास फिन्स होते हैं तैरने के लिए, उसके सिवा जो दूसरी क्लास जिसमें बाकी के सब आते हैं वो होते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब 4 पैर। ठीक है, मतलब जिनके पास लिम्ब्स हैं। ठीक है, वो आते हैं हमारे टेट्रापोडा के अंदर। और टेट्रापोडा में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं? एम्फीबिया आते हैं, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। ठीक है, क्या समझाया मैंने? एक बार और रिवाइज करते हैं, एक बार और दोहराते हैं। हमारा जो वर्टेब्रेटा जो था फाइलम, उसको डिवीजन या फाइलम बोलते हैं ना, मैंने बताया था ना। डिवीजन हम यूजुअली प्रेफर करते हैं किस में बोलने में? प्लांट्स में बोलने में। एनिमल्स में हम फाइलम ही बोलते हैं। ठीक है, इस फाइलम को हमने 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया। एक आया हमारा अग्नेथा जिसके पास में जॉ नहीं है, और एक आया हमारा नेथोस्टोमेटा जिसके पास जॉ है। अग्नेथा के अंदर कौन सी क्लास आ रही है हमारी? इसके अंदर हमारी आ रही है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। सिर्फ नाम याद रखेंगे। उसके बाद में अगर हम नेथोस्टोमेटा जिनके पास जॉ होता है उसकी बात अगर करेंगे तो उनको हमने पाइसेस और टेट्रापोडा में डिवाइड किया। ठीक है, टेट्रापोडा में पाइसेस के सिवा जो भी सारे आने थे, कौन कौन से आने थे हमारे? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, वो आ गए हमारे टेट्रापोडा के अंदर। और अगर हम पाइसेस की बात करें तो उसमें 2 क्लासेस आती हैं, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा डाउट कि साइक्लोस्टोमेटा कहाँ आया था। एक बार इस क्लासिफिकेशन को भी अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस का मतलब क्या होता है? कॉन्ड्रिक्थिस में आती हैं हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस। क्या आती हैं? कार्टिलेजिनस फिशेस। और ऑस्ट्रिक्थिस में हमारी कौन सी आती हैं? बोनी फिशेस। ठीक है, कौन सी आती हैं? बोनी फिशेस।
ये हो गया। तो ये हमारा एक क्लासिफिकेशन था जो किंगडम एनिमेलिया के अंदर आया था। वर्टिब्रेटा फाइलम को हमने 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया था। फर्दर क्लासेस जो हैं वो हैं ये, ठीक है। चलो एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। यहाँ तक सब क्लियर है, ये हमने समझ लिया जो हमारा डाउट था, ठीक है। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज के टॉपिक का मतलब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है। उसके बाद में लाइफ प्रोसेसेस में एक होता है न्यूट्रिशन जिसको हम समझेंगे, और एक होता है डाइजेशन जिसको हम समझेंगे। आज के लेक्चर में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं, देखो जैसे हम या तो चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तब हमें एनर्जी की ज़रूरत है। अब वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, या फिर अगर हम चल रहे हैं क्या सिर्फ हमें तभी एनर्जी की ज़रूरत है, हम बैठे हैं तब वो सारी काम नहीं कर रही चीज़ें जो हमें एनर्जी देती हैं, या हम जब सो रहे हैं तब हमारे सेल्स कुछ काम नहीं कर रहे क्या? नहीं, पूरे टाइम भले हम चल रहे हों या बैठे हों या लेटे हों, रेस्ट कर रहे हों, सारी कंडीशंस में हमारे सेल काम कर रहे होते हैं। बहुत सारी जो प्रोसेसेस होती हैं जो हमें जीवित रखने में मदद करती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसे क्या, देखो हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम एनर्जी का सोर्स हमारा क्या है, हम बाहर से एनर्जी लेते हैं ना, हम खुद का खाना तो बनाते नहीं है प्लांट्स की तरह। हम कहाँ से एनर्जी लेते हैं, कहाँ से खाना लेते हैं, या तो दूसरे प्लांट से या तो दूसरे एनिमल से हम लेते हैं एनर्जी, ठीक है। इसी खाने को हम जब कन्वर्ट करते हैं हमारे शरीर में एनर्जी में, और उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, यही सारी प्रोसेसेस आती हैं हमारी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी आती हैं देखते हैं। देखो न्यूट्रिशन आता है। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या, देखो सपोज मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, मैं प्लांट सोर्स से खाना ले रही हूँ, और कोई नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल सोर्स से खाना ले रहा है, ठीक है। अब हम लोग खाना तो अलग अलग टाइप का खा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको ब्रेक डाउन हमारे शरीर में होना है एनर्जी के अंदर। और मैंने एनर्जी करेंसी क्या बताई थी, एनर्जी करेंसी मैंने बताई थी ना एटीपी, जो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा था अल्टीमेटली, है ना। तो ये जो एनर्जी है इसी में सारा खाना कन्वर्ट होना है, ठीक है, अल्टीमेटली जाके। तो न्यूट्रिशन का मतलब सबसे पहले क्या है, जो हम खाना बाहर से खा रहे हैं, जो कि हमारा बाहर से एनर्जी का सोर्स है खाना, ठीक है। न्यूट्रिशन हम उसी को बोलते हैं किस तरह से हम अपना खाना खा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो एनर्जी में कन्वर्जन की हम बात करेंगे वो हम करेंगे रेस्पिरेशन के अंदर। देखो हम सांस लेते हैं या फिर जो वेस्ट गैस है उसको बाहर निकालते हैं, हम यूजुअली जानते हैं कि इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो फिर ब्रीदिंग क्या होता है, देखो ये ब्रीदिंग ही होता है। ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर निकालना। तो फिर रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है वही ऑक्सीजन जिसको हम यूज कर रहे हैं, जिसको हम इनहेल कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन की हेल्प से जो भी हमने खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करना एनर्जी के अंदर, ATP के अंदर, और CO2 को बाहर निकाल देना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसको हम और डिटेल में आगे देखेंगे। अब क्या होता है कि हमारे जैसे स्टमक में फूड डाइजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद में वहां से जो पार्टिकल्स हैं अल्टीमेटली जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, अब उनको दूसरे सेल्स में भी पहुंचाना पड़ेगा, पूरे शरीर में पहुंचाना पड़ेगा, जिससे एनर्जी जनरेट हो पाए बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि डाइजेशन तो हमारे एक ही पार्ट में हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसको सारे सेल्स में पहुंचना है ना बॉडी के, एनर्जी तो सारे सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अल्टीमेटली ऐसा मटेरियल जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, जो वेस्ट है, उसको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है, नहीं तो वो शरीर को हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए उस मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। यही सारी प्रोसेस हैं जिनकी वजह से हम जीवित हैं, और इन्हीं सारी प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते
होते हैं, भले हम बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारी प्रोसेसेस के अंदर हमारे सेल्स काम कर रहे होते हैं। और जो सारी प्रोसेसेस होती हैं वो होती है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारी प्रोसेसेस आती हैं हमारी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। इन्हीं सबको हम एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं आज, ठीक है। और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हम ये भी समझेंगे। चलो, तो सबसे पहले व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या लिखा है? मेंटेनेंस। हम अगर जीवित हैं तो हमारे पूरे शरीर को कांस्टेंट मेंटेनेंस की जरूरत होती है ना, सेल्स जीवित ही रहें, है ना, मेंटेन रहना चाहिए सारे सेल्स को, हमारे सारी प्रोसेसेस चलती रहनी चाहिए हमारे शरीर को एक अच्छी कंडीशन में मेंटेन करने के लिए। द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग, ठीक है। सारी कंडीशंस में हमारे सेल्स काम करते रहते हैं जिससे हमारा पूरा शरीर एक जैसे चलता रहे, मेंटेन रहे। उन्हीं सारी प्रोसेसेस जो सेल्स कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। हमारी लाइफ, हमारे जीवन को मेंटेन करने वाली इन्हीं प्रोसेसेस को हमने बोला है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। चलो, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, हमने देखा ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस के, ठीक है। एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं ये। लेकिन चलो, अगर हमने हमारी तो बात कर ली कि हम इस तरह से डाइजेस्ट करते हैं या फिर एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, वही सेल सारे काम कर रहा होता है, जैसे हमने अमीबा को देखा था, तो वो अमीबा एक सिंगल सेल ही है जो सारे काम कर रहा है। उसमें अलग अलग से हमारे तरह तो ऑर्गन्स होते नहीं है क्योंकि वो तो सिंगल सेल है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल सारे काम कर रहा होता है, भले वो रेस्पिरेशन का हो, सर्कुलेशन का हो, एक्सक्रीशन का हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल दीज प्रोसेसेस आर कैरीड आउट बाय अ सिंगल सेल, ठीक है। एग्जाम्पल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। उसके बाद में इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वेल डेवलप्ड सिस्टम्स आर प्रेजेंट। हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा अलग से वेल डेवलप्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से वेल डेवलप्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, सारे सिस्टम्स वेल डेवलप्ड हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। यही होता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। चलो, तो अब हम समझने वाले हैं हमारी पहली लाइफ प्रोसेस जो कि होने वाली है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब किस तरह से हम बाहर से हमारा खाना ले रहे हैं या बना रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स खाना, किस तरह से फूड को वो चेंज कर रहे हैं एनर्जी में, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके लिए क्या ज़रूरी है? न्यूट्रिशन ज़रूरी है। क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। खाने को किस तरह से यूटिलाइज, किस तरह से एक्वायर कर रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म, जिससे बाद में वो उस चीज को नरिश करने में, मेंटेन करने में उस ऑर्गेनिज्म के काम आए, उसी चीज को हमने बोला है न्यूट्रिशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड फॉर नरिशमेंट और मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो, अब न्यूट्रिशन के दो प्रकार होते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम क्या कर रहे हैं? हम खुद का खाना बना सकते हैं क्या प्लांट्स की तरह? नहीं। तो हम किस में आते हैं? हेटरोट्रॉप्स में आते हैं। प्लांट्स किस में आते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब जो खुद से कर रहे हैं, ठीक है। ऑटो का मतलब जो खुद से कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं। देखो, अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं जिनको हम समझेंगे, ठीक है। देखो, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं होगा, मैं अच्छे से बता देती हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, हेटरोट्रॉफिक मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उनको बोला जाएगा हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इसके होते हैं 3 प्रकार। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? सबसे पहला आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसका क्या मतलब होता है ये समझेंगे। उसके बाद आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद आता है होलोजोइक
न्यूट्रिशन। ये सारे वो टाइप्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स के टाइप्स हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें ऑटोट्रॉप्स की, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये भी दो प्रकार के हो रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब खाना खुद से बना रहे हैं। अब खाना खुद से किसकी हेल्प से बना रहे हैं? अगर लाइट की हेल्प से बना रहे हैं तो उनको बोलेंगे फोटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं इनको, जो लाइट की विद द हेल्प ऑफ लाइट बना रहे हैं, विद या तो विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स बना रहे हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं विद हेल्प ऑफ केमिकल्स। इनको क्या बोला जाता है? विद हेल्प ऑफ लाइट, फोटो ऑटोट्रॉपिक। और इनको बोला जाता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, एक बार देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ पे न्यूट्रिशन भी लिख देते हैं। हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक और एक होता है ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसके होते हैं तीन प्रकार। कौन कौन से तीन प्रकार हो गए? सबसे पहला हो गया सैप्रोफिटिक। क्या हो गया? सैप्रोफिटिक। अब सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि जो बाहर जो खाना प्रेजेंट है, बाहर ही उस खाने को तोड़ दे रहे हैं और उसके बाद में जो उसमें से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हमसे समझते हैं, हम खाने को खाते हैं और हम खाना खाते हैं तो हम अंदर ही उसको ब्रेक डाउन करते हैं। हमारा दांत तोड़ता है, उसके बाद में हमारा स्टमक, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी खाना ब्रेक डाउन होता है। हम अंदर खाते हैं खाना, उसके बाद में ब्रेक डाउन हो रहा है ना। सैप्रोफिटिक्स में ऐसा नहीं होता। सैप्रोफाइट्स में बाहर ही वो खाने को क्रश कर देते हैं, थोड़ा छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं और उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाद में एक्सप्लेन करूंगी इसको डिटेल में। ठीक है, पैरासिटिक में क्या होता है? पैरासाइट्स क्या होती हैं? जो एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं, उससे चिपक जाती हैं और उससे सारा न्यूट्रिशन ले लेती हैं। सामने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, लेकिन पैरासाइट जो होती हैं वो उसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, उसी से सारा खाना एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पैरासिटिक ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। उसके बाद होलोजोइक में आ जाते हैं हम। ठीक है, हम कैसे खाना खाते हैं? हम सारा खाना हम खाते हैं और उसके बाद में उसको हमारे शरीर के अंदर ही ब्रेक डाउन करके उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट्स बाहर उसको ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा हो गया हेटेरोट्रॉफिक मोड। लेकिन अगर हम आते हैं ऑटोट्रॉफिक की मोड की तरफ, तो उसमें सबसे पहले आता है जो लाइट से खाना बना रहे हैं उनको हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक, और जो बना रहे हैं खाना केमिकल्स की हेल्प से उनको हमने बोला कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, चलो आगे इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ। अब दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक, या फिर यूजिंग केमिकल्स, मतलब कीमो ऑटोट्रॉफिक। सबसे पहले प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं। हमें पता है प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, लाइट की हेल्प से बनाते हैं। तो दीज यूज लाइट एनर्जी एंड आर कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स। मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक कौन हुआ? प्लांट्स हुए, क्योंकि वो लाइट एनर्जी को यूज करके खाना बना रहे हैं अल्टीमेटली। ठीक है, तो सबसे पहला फोटो ऑटोट्रॉफ्स जिसमें आ गए हमारे प्लांट्स। अब फ्यू बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, केमिकल्स की हेल्प से हम अपन की एनर्जी को लेते हैं, उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या पढ़ा हमने? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे खुद से ऑर्गेनिज्म खाना बना रहा है, किसकी हेल्प से बना रहा है, इसके बेसिस पे हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। लाइट की हेल्प से बना रहा है तो फोटो ऑटोट्रॉप्स, केमिकल्स की हेल्प से बना रहा है तो कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स में कौन आ गए? प्लांट्स आ गए जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो हमारा कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं उसमें आ गए हमारे कुछ बैक्टीरिया जो केमिकल्स की हेल्प से एनर्जी डिराइव करते हैं। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा हम फोटोसिंथेसिस को थोड़ा अच्छी तरह से यहाँ पे समझने वाले हैं कि प्लांट्स जो खाना बनाते हैं वो बनाते कैसे हैं, लाइट को किस तरह वो यूज करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, पहले इसको समझते हैं। ये रही हमारी लाइट, ठीक है, ये सनलाइट आई, सनलाइट ठीक है किसके ऊपर पड़ी, लीफ के ऊपर पड़ी। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक सेल ऑर्गेनेल होती है, कौन सी, प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स के अंदर, प्लास्टिड्स का एक टाइप था हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट था जिसको हमने बोला था क्लोरोफिल, और यही हेल्प करता है हमारा फोटोसिंथेसिस के अंदर। हमारा सेल वाला टॉपिक आ गया। सेल में हमने एक ऑर्गेनेल पढ़ी थी जिसको हमने बोला था प्लास्टिड। प्लास्टिड के दो प्रकार थे, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप था क्लोरोप्लास्ट। सब कुछ याद आ रहा होगा अगर पुरानी क्लासेस देखी होंगी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम था क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही हेल्प करता है हमें फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है, मटेरियल इज टेकन इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब क्या होता है कि ये जो हमारा प्लांट होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वाटर देखो वाटर यहाँ से सॉइल से जा रहा है, मैंने बताया था वाटर कैसे जा रहा था, यूनि डायरेक्शनल जा रहा था जाइलम की हेल्प से। सब कुछ रिवाइज करते करते साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, वाटर फ्रॉम सॉइल, ये गया जाइलम की हेल्प से पानी ऊपर पत्ती तक। यहाँ से आई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है, सनलाइट की हेल्प में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कन्वर्ट करते हैं खाने में, खाना और ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बोल दिया ये मैंने, देखो रुको एक्सप्लेन करती हूँ। ये लिखी है हमारी प्रोसेस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक एक टर्म को समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, ठीक है, हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं ना, वैसे ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है, पानी जो उसको मिला सॉइल से, ठीक है, उसको वो सनलाइट की प्रेजेंस में, सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है खाने में, मतलब जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में, जो वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, क्या बोला फिर से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट की हेल्प से वो बना रहा है ग्लूकोज। ठीक है, क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, और ग्लूकोज स्टोर किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च, स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ग्लूकोज बनाता है जो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देता है। ये है हमारी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की। इसको अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये डायग्राम अब समझ में आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लिया, ठीक है, प्लांट ने एनर्जी सनलाइट की प्रेजेंस में फूड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यही प्रोसेस होती है हमारी फोटोसिंथेसिस की। अब देखो इस डायग्राम को समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं। मैंने क्या बोला था, प्लास्टिड्स, हमारी एक सेल ऑर्गेनेल थी प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड के स्ट्रक्चर को हमें थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझना पड़ेगा जिससे हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ जाएं। ठीक है, मेरे साथ में समझने की कोशिश करना। देखो ये सपोज हमारा है प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड के अंदर इस प्रकार के सिक्के जैसे जमे होते हैं। ठीक है, अब ये जो सिक्के जमे हुए हैं ना, इनके पूरे स्टैक को हमने बोला ग्रेना। क्या बोला हमने, ग्रेना। ठीक है, और एक एक सिक्के को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। और सिक्के बना देते हैं, ऐसा एक ही ग्रुप नहीं रहता, ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं ग्रेना। ठीक है,
ऐसे बहुत सारे ग्रेना हमारे प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा जो स्टैक है इसको हमने बोला ग्रेना। एक एक जो है जिनका ये बना हुआ है, बहुत सारे थाइलाकोइड्स अगर लाइन में लगे रहेंगे तो वो बनाते हैं ग्रेना, ठीक है। और ये जो हमारा पूरा फैला हुआ है यहाँ पे, कौन से कलर से बनाया, इसको ब्लू से बना देते हैं। ये जो हमारा बाकी का पूरा स्पेस है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है जिससे हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझ पाएं, ठीक है। देखो क्या बताया मैंने, ये हमारा एक प्लास्टिड है, ठीक है। प्लास्टिड के अंदर होते हैं ग्रेना, ये सारे ग्रेना हैं। और ग्रेना किसके बने होते हैं? एक के नीचे एक थाइलाकोइड्स लगे होते हैं, ठीक है। और ये थाइलाकोइड्स ही होते हैं जिसमें हमारा होता है, क्या होता है इसमें हमारा? क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पिगमेंट था ना, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये जो थाइलाकोइड है इसके अंदर ही हमारा प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफिल। और यही हेल्प करता है हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। एक बार इस प्लास्टिड के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देख लो, अच्छी तरह से समझ लो, तभी आगे की प्रोसेस समझ में आने वाली है, ठीक है। यहां तक ये समझ में आया? जो भी डाउट्स होंगे ना आप लोगों को, वो डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा 2 वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे मैं बैठी ही हूँ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए। प्लास्टिड का ये स्ट्रक्चर समझ में आया, तो अब ये भी समझ में आएगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है। ये डायग्राम हमारा प्लास्टिड का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है अब एक एक चीज समझ में आएगी। देखो ये हमारे क्या हैं? ग्रेना बने हुए हैं ना हमारे, ठीक है। ग्रेना मतलब स्टैक ऑफ थाइलाकोइड। थाइलाकोइड, एक एक थाइलाकोइड जमा जमा के ऐसे सिक्कों का जैसे हमने लाइन बना दी हो, ऐसे ही हमारा बन जाता है ग्रेना। ये एक इसका एक जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड बोलते हैं। ये जो हमारा पूरा फैला हुआ है इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला स्ट्रोमा। क्या बोला हमने? स्ट्रोमा। और हमने ये बताया था कि प्लास्टिड्स में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है हमारी इनर मेम्ब्रेन। हाँ, हमें ये भी समझ में आया था। अब हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो कैसे रही है हम उसको समझते हैं। देखो ये था हमारा प्लास्टिड, ठीक है। और ये यहाँ पे वो भी लिख देते हैं हम, हमारी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, वाटर ही लिख देते हैं, प्लस वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा था? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा था, प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे जो थाइलाकोइड्स थे ना, जो ग्रेना बना रहे थे, इनके अंदर जब पानी आता है, क्या आता है? देखो इसमें ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना वाटर की हेल्प से और लाइट एनर्जी की हेल्प से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्या बोला मैंने? इसमें आ गया हमारा, क्या आ गया? ये लाइट, इसको कलर को चेंज कर ले, दोबारा समझा रही हूँ, अच्छे से समझो। पानी, ठीक है, यही पानी जो है ना इसको बोलते हैं H2O, है ना। जो पानी है वो थाइलाकोइड्स में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। जो वाटर मॉलिक्यूल था वो हमारा ब्रेक डाउन हो गया। किस में ब्रेक डाउन हो गया? वो हमारा ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन तो है, ये तो बाहर निकल जाएगी हमारी, ठीक है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ना, यही हाइड्रोजन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलेगा और बना लेगा ग्लूकोज। और क्या बना लेगा? ग्लूकोज। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहे हैं ना, ये स्ट्रोमा में मिल रहे हैं। दोबारा समझाती हूं मैंने क्या बताया, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या हुआ? सबसे पहला प्रोसेस हुआ हमारा वाटर का ब्रेकडाउन, ठीक है, वाटर का ब्रेकडाउन। और ये कहाँ पे हुआ? वाटर का ब्रेकडाउन मतलब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया हमारा
किस किस में ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और ये हमारा किस में हुआ, इन थाइलाकॉइड, ये हमारा हुआ थाइलाकॉइड के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये ही जो हमारा हाइड्रोजन था, यही हाइड्रोजन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिल गया और इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया ग्लूकोज। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है स्ट्रोमा में, ये थाइलाकॉइड में नहीं हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आया, यहाँ पे समझ में आ गया। ये क्या बताया, दोबारा बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा ये जो पानी था जो सॉइल से आया था, इसको ब्रेक डाउन किया हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो बाहर चला गया, हाइड्रोजन ही था जो मिला हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से और उसने बना लिया ग्लूकोज। लेकिन ये जो सेकंड वाला प्रोसेस हो रहा था ना, ये हो रहा था हमारे स्ट्रोमा में, ये थाइलाकॉइड में नहीं होके स्ट्रोमा में हो रहा था, ठीक है। और स्ट्रोमा की इसी प्रोसेस को हमने बोला केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल क्या, केल्विन साइकिल मतलब हाइड्रोजन जब कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ के, हाइड्रोजन कहाँ से आया था, हाइड्रोजन थाइलाकॉइड में जो हमारा ब्रेकडाउन हुआ था उससे हमारा आया हाइड्रोजन, पानी से टूट के आया हाइड्रोजन, वही स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलके जो खाना बना रहा था उसको हमने बोला केल्विन साइकिल, ठीक है। ये अब डायग्राम एक बार देखते हैं। देखो डायग्राम में क्या है, यहाँ पे लाइट एनर्जी है, वाटर H2O इसमें गया, किस में गया, थाइलाकॉइड में गया। थाइलाकॉइड से यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, लेकिन जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन हमारा जाएगा स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा मतलब केल्विन साइकिल के अंदर, और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके बना लेंगे हमारा खाना जो कि है ग्लूकोज, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 6CO2 प्लस 6H2O। ये 6 क्यों लगा हुआ है यहाँ पे, ये जब हम बाद में केमिस्ट्री में रिएक्शंस देखेंगे तब हम समझेंगे, ठीक है। CO2 प्लस वाटर लाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज और ऑक्सीजन में, और यही ग्लूकोज जब प्लांट्स में स्टोर होता है वो होता है स्टार्च के प्रेजेंस में, ठीक है, मतलब स्टार्च के फॉर्म में। हम में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये हम बाद में पढ़ेंगे। हम में किस तरह स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और प्लांट्स में स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। यही स्टार्च बाद में ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। यही थी हमारी पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पे इक्वेशन वापस लिखी हुई है हमारी, क्या लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनाया ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सारी प्रोसेसेस क्या, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ था, थाइलाकॉइड में प्रेजेंट था, उसने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया। अब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या लिखा हुआ है यहीं पे, लाइट एनर्जी को उनने कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी। मतलब केमिकल एनर्जी मतलब जो वाटर का मॉलिक्यूल था वो ब्रेक डाउन हो गया था, H2O जो था वो ब्रेक डाउन हो गया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। ये ऑक्सीजन तो इनटू एटमॉस्फेयर चली गई थी, ये इनटू एटमॉस्फेयर चली गई, लेकिन ये जो हाइड्रोजन था ये स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बना रहा था ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देती हूँ जिससे क्लियर हो जाए। ये प्रोसेस कहाँ हो रही थी, स्ट्रोमा में हो रही थी। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या है, हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे हमारा केमिस्ट्री में। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि अगर हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। और अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये हम बाद में केमिस्ट्री के अंदर कवर करेंगे। अभी ये समझो कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा था ना कार्बन डाइऑक्साइड में स्ट्रोमा में जाके, तो जब हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिला तो इसीलिए हमने उसको बोला रिडक्शन। क्या बोला हमने, रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन के ऐड होने को हम बोलते हैं रिडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा खाना बनाता, कार्बोहाइड्रेट्स क्या, ग्लूकोज ही तो था। कार्बोहाइड्रेट्स का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज में हो गया वो कन्वर्ट, ठीक है।
सबसे पहला पॉइंट क्या, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, थाइलाकोइड्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट था, तो लाइट एनर्जी मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो हमारा पानी आया था सॉइल से वो ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन और वो उसमें ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन तो गई हवा में, ठीक है, गई एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन बचा। अब यही हाइड्रोजन स्ट्रोमा में चला जाएगा और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना लेगा कार्बोहाइड्रेट, और उसी प्रोसेस को हमने बोला था केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में ही ये बना लेता है हमारा खाना, और ये प्रोसेस हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। यहां तक सब कुछ क्लियर है? फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया है? यही है हमारा प्लांट्स का खाना बनाने का तरीका, ठीक है। ये तीनों प्रोसेसेस एज इट इज इस तरह से, ये तीनों स्टेप्स इसी तरह से लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, इनको समझना जरूरी था। चलो अब हमने क्या पढ़ा था, हमने स्टोमेटा पढ़ा था। स्टोमेटा क्या थे, हमारी जो लीफ थी उसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट थे। पोर्स प्रेजेंट थे, मैंने सच बताया था कि गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटल पोर के आसपास, ठीक है। ये हमारे दो गार्ड सेल्स है जो किडनी शेप्ड होते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस, हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारे गार्ड सेल्स का न्यूक्लियस है, इसी में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक वैक्यूल होता है। ये हमारे गार्ड सेल्स किडनी शेप के, ठीक है। ये इनकी सेल वॉल होती है प्लांट्स में। ये हमारे एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। अब ये किस में हेल्प कर रहा है, जैसे अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है हमारा लीफ के अंदर, तो वो किसकी हेल्प से आ रहा है, स्टोमेटल पोर्स की हेल्प से आ रहा है, ठीक है। ये स्टोमेटल जो पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये जब बंद हो जाते हैं तब बंद होते हैं जब सेल को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है। बंद क्यों हो जाते हैं, खुले भी तो रह सकते थे। बंद इसलिए हो जाते हैं जिससे वाटर का लॉस ना हो। मैंने बताया था स्टोमेटा किस लिए जरूरी है, जिससे हम वाटर के लॉस से बच पाएं, ठीक है। तो ये स्टोमेटल पोर्स होते हैं लीफ की सरफेस पे, और ये यूजुअली लीफ के नीचे वाली सरफेस पे होते हैं, जिससे यहाँ से वाटर का लॉस और फर्दर बच जाए। ऊपर प्रेजेंट होंगे तो हवा के साथ में ऐसे पानी को भी ले जाएंगे, ठीक है। स्किन हमारी कैसी ड्राई हो जाती है ना विंटर्स में, क्यों हो जाती है, क्योंकि हवा चलती है और जो हवा होती है वो साथ साथ में मॉइस्चर भी ले जाती है। इसलिए ऊपर की सरफेस पे ना होकर लीफ के नीचे की सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, ऊपर भी होते हैं लेकिन नीचे की सरफेस पे कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टोमेटल पोर्स होते हैं। और ये पोर्स तब बंद हो जाते हैं जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, या फिर जब गैसेस के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, वाटर के लॉस को बचाने के लिए। ये गार्ड सेल्स से कवर्ड होते हैं। गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जो इस तरह से स्टोमेटा के आसपास होते हैं। अब अगर, ठीक है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था जब मैंने स्टोमेटा बताया था। ये हमारा स्टोमेटा क्लोज कंडीशन में है, ठीक है। जब इसमें पानी होगा तब ये क्लोज कंडीशन में होगा, और ये ओपन तब होगा जब सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, जब इनमें से पानी चला जाएगा। ये हमने पढ़ा था, स्टोमेटा हमने पहले भी पढ़ रखा है। चलो स्टोमेटा का थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा, स्टोमेटा आर द पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ बिल्कुल समझा दिया। दीज आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव, नीचे ज्यादा प्रेजेंट होंगे जिससे वाटर लॉस कम हो। ईच स्टोमा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल, मैंने बिल्कुल बताया था। हमारा गेट है जिसके आसपास गार्ड लगे हुए हैं, उनको हमने बोला गार्ड सेल्स, विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स, क्योंकि गार्ड सेल्स में जब पानी आ जाता है, जब वो फूल जाते हैं तब वो बंद हो जाते हैं। द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन, ये भी मैंने समझा दिया। These prevent water loss by closure when plant does not need carbon dioxide for photosynthesis। एक एक लाइन समझ में आ पा रही है अब कि नहीं आ पा रही है, ध्यान से देखो। एक एक चीज को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, क्लियर हो गया। स्टोमेटा हमने पढ़ लिया। चलो अब क्या होता है कि प्लांट्स को और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो अपना खाना तो बना रहा है, वाटर तो ले रहा है, लेकिन उसे और भी जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो सॉइल से लेता है। जैसे कौन कौन से मिनरल्स, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स को ज़रूरत होती है वो सॉइल से ले लेते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है। अब
क्या प्लांट उसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है क्या? कभी कभार ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, प्लांट उनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जैसे कि हो गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, प्लांट इसको डायरेक्टली नहीं ले पाता। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में उसको प्लांट ले पाए। क्या बोला मैंने? हर चीज जो एटमॉस्फेयर में, जो सॉइल में प्रेजेंट है, प्लांट उसको एज इट इज नहीं ले सकता, एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको कन्वर्ट करने की भी प्रोसेसेस होती हैं। अगर हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर जो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उस नाइट्रोजन को कि प्लांट उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। यहाँ पे भी लिखा हुआ है नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। अब नाइट्रोजन क्यों जरूरी है प्लांट्स को? क्योंकि नाइट्रोजन की हेल्प से ही प्लांट्स बहुत सारे हमारे प्रोटीन्स बना रहे होते हैं और भी कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। प्लांट किस फॉर्म में लेता है इसको? नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेता है प्लांट, और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्लांट जिस फॉर्म में ले रहे हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, कुछ कुछ बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट उसको लेना चाहता है। बस सिंपल। जिस भी चीज़ की प्लांट को ज़रूरत है वो एटमॉस्फेयर से लेता है या सॉइल से लेता है। अगर वो उस कंडीशन में नहीं है कि प्लांट्स ले पाएँ, अगर वो जो सब्सटेंस है वो उस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो प्लांट बैक्टीरिया की हेल्प से उसको कन्वर्ट करवा लेगा और फिर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ईजी, बस इतना ही समझना था। अब हम आ जाते हैं हमारे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ। हेट्रोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? मतलब खाने के लिए हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, हम खुद खाना नहीं बना पा रहे। इसके 3 टाइप्स थे। सबसे पहला आ जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हम करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? खाना जो बाहर से जो भी खाना है उसको अंदर अपने लेते हैं और उस खाने का ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वही खाना कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ऑर्गेनिजम्स फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। डाइजेस्टेड का मतलब क्या? डाइजेस्टेड का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। हमने जैसे सपोज हमने पिज्ज़ा खाया, ठीक है, पिज्ज़ा को हमारा सबसे पहले दांत उसके ऊपर काम करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसके बाद में वो जाएगा हमारे स्टमक में। ठीक है, स्टमक में उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, इतने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन मिला के कि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए हमारे पूरे शरीर में। ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्या हो गए? ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब कौन से? जो इंसेक्ट्स खाते हैं प्लांट्स। ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। ठीक है, चलो ये हमारे आ गए होलोजोइक न्यूट्रिशन में। उसके बाद में हमारा आता है सैप्रोफाइटिज्म। और मैंने बताया था जब मैं किंगडम्स एक्सप्लेन कर रही थी कि जो हमारा फंगस होता है वो सैप्रोफाइट होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है फंगस में। ठीक है, फंगी जो किंगडम था। ठीक है, दीज फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर मतलब जो भी सड़ गल रहा होता है ना, उस खाने के ऊपर ये काम करते हैं, उसी को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था हमारे पुराने पेपर में कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाहर, शरीर के बाहर खाने का ब्रेक डाउन करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो हम ब्रेक डाउन कर रहे थे उसको हम डाइजेशन बोल रहे थे, ये बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंगी विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली। हमें इंटरनल डाइजेशन होता है ना, स्टमक में, हमारा पेट बाहर तो है नहीं, अंदर है ना हमारे शरीर के। ये डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेंगे, बाहर ब्रेक डाउन कर लेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में और उसके बाद में कर लेंगे एब्जॉर्ब। ऐसे उसको बोला जाता है सैप्रोफिटिज्म, सैप्रोफाइट्स बोला जाता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। कुछ बैक्टीरिया और फंगस आते हैं इसके अंदर। उसके बाद में हम आते हैं पैरासाइट्स की तरफ।
जैसे ये डेड और डिकेइंग मैटर, सड़े गले मरे हुए खाने के ऊपर ये काम करते हैं या उसमें से खाना लेते हैं। अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो ये जीवित ऑर्गेनिजम्स के ऊपर चिपके होते हैं, ठीक है, जीवित ऑर्गेनिजम्स से ये खाना लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है पैरासाइट्स, ठीक है। द पैरासाइट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन द बॉडी और लिविंग इन द बॉडी। ये शरीर के बाहर भी चिपके हुए हो सकते हैं या फिर ये किसी के शरीर के अंदर भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, फ्लीज, लाइज जो जुएं होते हैं, और जो टेपवर्म्स होती हैं या फिर जो फ्लीज होती हैं, ये आती हैं हमारी पैरासाइट्स में, ठीक है। पैरासाइट का मतलब क्या, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शरीर के ऊपर या उसके शरीर के अंदर रह के उससे खाना अपना ले रही हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रही हैं, न्यूट्रिशन डिराइव कर रही हैं। ये हमारे 3 टाइप के हो गए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, ठीक है। चलो, लीच इज एन एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब जो शरीर के बाहर है, ठीक है। लीच इज एन एक्टोपैरासाइट वाइज एस्कैरिस इज एन एंडोपैरासाइट, जो शरीर के अंदर है। एक्टो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर। लीच किसका एग्जाम्पल है, एक्टोपैरासाइट का, जो शरीर के बाहर रहकर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले रही है। एक्सकैरिस एंडोपैरासाइट है। कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान रख लेना, ठीक है। कस्क्यूटा एक ऐसा पैरासिटिक प्लांट होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है। सैप्रोफाइट्स की बात करें तो फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब्ड, ये मैंने समझा दिया था, ठीक है। चलो, अब होलोजोइक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन पता है अमीबा भी कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है, अमीबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या, पूरा खाना इंजेस्ट कर लेते हैं, अंदर ही उसका ब्रेकडाउन होता है और फिर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं। ये अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन है। एक एक स्टेप को अब हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला, ये ना ऐसे इसके जो पैर होते हैं ना, मैंने बोला था सूडोपोडिया बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हमने इनको, सूडोपोडिया, मतलब फॉल्स फीट होते हैं। एक ही स्ट्रक्चर नहीं होता है, ऐसा विगली सा स्ट्रक्चर होता है जिसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे ये खाना है हमारा, ये खाना हमारा आया इस सेल के पास में, तो सेल ने जो अगर ऐसे इसके 2 पैर थे तो इसने खाने को ऐसे अपने अंदर ले लिया, ठीक है, बंद कर लिया गेट। अब खाना आ गया यहाँ, खाना बाहर था, इसने ऐसे करके खाना अंदर ले लिया, ठीक है। ये इस तरह से खाने को अंदर लिया। अब खाना अंदर ले लिया तो वो बना लिया उसने फूड वैक्यूल। मैंने बताया था ना, वैक्यूल अलमारी की तरह होता है, वैक्यूल में स्टोरेज होता है। तो इसने बना लिया एक फूड वैक्यूल जिसके अंदर ये खाना था। अब फूड वैक्यूल के अंदर इसने उसी खाने को ब्रेक डाउन किया। जैसे हमारे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होता है, वैसे ही इसने फूड वैक्यूल के अंदर खाने को क्रश कर दिया, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। फिर अब ये जो न्यूट्रिएंट्स उससे निकले, इसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया, पूरे सेल तक पहुंचा लिया जो भी न्यूट्रिएंट्स थे। और फिर जो बाकी का मटेरियल था, जो वेस्ट था, ठीक है, उसने एक्सक्रीट भी कर दिया। मैंने बताया था ना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल होता है जो खाना ले भी रहा होता है, उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है, डाइजेस्ट भी कर रहा होता है और एक्सक्रीट भी कर देता है, ठीक है। ये हमारा अमीबा में न्यूट्रिशन था, ठीक है, ये समझ में आ गया। अमीबा में भी कौन से टाइप का न्यूट्रिशन हो रहा है, होलोजोइक हो रहा है। होलोजोइक का मतलब क्या, फूड मटेरियल को इंजेस्ट किया, उसको डाइजेस्ट किया, उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया और खाना बाहर निकाल दिया। जो बाकी का था, जो वेस्ट था, उसको बाहर निकाल दिया। ये हमारा अमीबा में न्यूट्रिशन था। चलो, अब हम पढ़ते हैं पैरामीशियम में न्यूट्रिशन। ये भी एक टाइप का होलोजोइक है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा अमीबा में न्यूट्रिशन। इसमें पैरामीशियम भी यूनिसेल्युलर होता है, इसमें भी होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब क्या होता है, इसमें अमीबा की तरह ऐसे चलने वाले ऐसे फॉल्स फीट नहीं होते, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ऐसा ही अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो ये खाना कैसे एब्जॉर्ब करेगा। ये इसका यहाँ पे माउथ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये इसका माउथ है। तो मैंने बताया था पैरामीशियम में सीलिया होते हैं, ठीक है। सीलिया की हेल्प से, सीलिया इसकी सरफेस पे ऐसे ऐसे होते हैं और ये खाना अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये
खाने को सीलिया एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाएंगे, माउथ तक लेकर आ जाएंगे। सीलिया है ना, ये फूड को, फूड पार्टिकल को माउथ तक लेकर आ जाएंगे। और फिर इसमें भी सिंगल सेलुलर है ना ये, ठीक है, सिंगल सेल है, तो ये भी खाने को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर न्यूट्रिएंट्स को लेकर बाहर निकाल देगा जो भी वेस्ट मटेरियल होगा। ये होता है हमारा न्यूट्रिशन एंड पैरामीशियम। किसकी हेल्प से फूड मटेरियल को वो माउथ तक लेकर आ रहा है? सीलिया की हेल्प से लेकर आ रहा है। सीलिया ये जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मूवेबल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, माउथ तक लेकर आता है, डाइजेस्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, उसके बाद में वेस्ट को निकाल देता है बाहर। ये हमारा था न्यूट्रिशन एंड पैरामीशियम, ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे कि हाँ ये भी होलोजोइक का टाइप है। उसके बाद में चलो अगले की तरफ बढ़े। अगला कौन है? अगले आ गए हम। अब हम पढ़ेंगे कि हम में किस तरह से डाइजेशन काम कर रहा है, हम में किस तरह से सारी चीज़ें एक एक करके हम डाइजेस्टिव सिस्टम की पढ़ने वाले हैं, एक एक ऑर्गन को हम समझने वाले हैं, किस तरह से सारी चीज़ें काम करती हैं, डिटेल में समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो यहाँ पे होता है एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल होता है मतलब हमारा ये मुंह है, मुंह से लेकर एनस तक जहाँ से हमारे जो वेस्ट हैं वो एक्सक्रीट होते हैं, इस पूरी जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब हमारे माउथ से लेकर एनस तक जो पूरा डाइजेशन चल रहा है, जिसकी हेल्प से चल रहा है, उन सारे ऑर्गन्स की जो कैनाल, एक जो लाइन बनी हुई है, उसको हमने बोला एलिमेंट्री कैनाल। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इस डायग्राम में, एक एक चीज़ को देखेंगे हम। माउथ लिखा हुआ है, टीथ लिखा हुआ है जिसकी हेल्प से हम चबाते हैं, टंग लिखा हुआ है जिसकी हेल्प से हमारे मुंह में पूरा का पूरा खाना जो है वो सलाइवा में मिक्स होता है। उसके बाद एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? जैसे हम सपोज खाना खाते हैं, कभी कभार एकदम से बहुत खांसी आ जाती है क्योंकि खाना गलती से हमारे विंड पाइप में चला जाता है। हमारे दो पाइप्स होते हैं यहाँ पे, एक फूड पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है। कभी हम खाना खाते खाते बहुत बोल रहे होते हैं, हमें हमेशा ये बोला जाता है कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि खाना खाते खाते कभी कभार बोलते बोलते हमारा खाना विंड पाइप में चला जाता है और ठसका लगता है, जोर से हम खांसते हैं, है ना। अब जो विंड पाइप होता है, विंड पाइप के ऊपर एक ऐसी, सपोज ये विंड पाइप है, ठीक है, विंड पाइप के ऊपर एक ऐसी कवरिंग प्रेजेंट होती है एपिग्लॉटिस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जैसे हमने खाना खा रहे हैं, हम खाना फूड पाइप के अंदर जा रहा होता है, वैसे ये विंड पाइप को कवर कर लेती है, ठीक है, और खाना फूड पाइप में चला जाता है। जब हम नॉर्मल बोल रहे होते हैं तब ये एपिग्लॉटिस खुल जाता है, एक फ्लैप की तरह होता है, कवर की तरह होता है, ठीक है। ये कवर लग जाता है विंड पाइप के ऊपर जब हम खाना खा रहे होते हैं और खुल जाता है जब हम खाना नहीं खा रहे होते, नॉर्मल बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा एपिग्लॉटिस। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे अलग अलग सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं खाने के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा फेरिंक्स। अब ये है हमारा ईसोफेगस जो है हमारा फूड पाइप। क्या होता है हमारा फूड पाइप? कौन सा है? हमारा ईसोफेगस है। हमने ईसोफेगस की लाइनिंग पढ़ी थी कि ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई थी, याद आया। लिवर हमारा आता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा स्टमक, हमारी गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, वेस्टिजियल होता है, हम इसको समझेंगे। फिर रेक्टम और फिर एनस जहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो एक्सक्रीशन होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल जाता है बाहर, ठीक है। एक एक ऑर्गन को हम क्लैरिटी से समझते हुए चलेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे कि इन सब के इंडिविजुअल काम क्या हैं, ठीक है। अब हम एक एक जो ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का, एक एक पार्ट है, उसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। उन सब के फंक्शंस को पढ़ेंगे कि किस तरह से वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं, एक एक चीज़ का क्या काम होता है, क्या क्या फंक्शन होता है, उस चीज़ को अब हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन होता है उसकी 5 स्टेजेस होती हैं। 5 अलग अलग स्टेजेस से गुजर के फाइनली हम चीज़ों को एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहला इंजेशन। इंजेशन का मतलब खाने को खाना वाया माउथ, ठीक है। हम अगर मुंह के थ्रू खाने को खा रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहला हो गया
वो। उसके बाद में आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना जिससे हमारा शरीर उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, उस फॉर्म में ब्रेक डाउन करने को बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, मतलब जो ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर पार्टिकल्स थे उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को हमने बोला एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कन्वर्जन इनटू एनर्जी। अल्टीमेटली हमारा क्या एम है, एनर्जी में ही तो कन्वर्ट करना है ना एम हमारा, जिससे हमारी अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस चल सके। उसके बाद होता है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है खाने का जो वो पार्ट जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल अगर हमारे शरीर में रहेगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए उसे शरीर से बाहर निकालना पड़ता है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेसेस होती हैं जो हमारी न्यूट्रिशन की, जो 5 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले इंजेस्ट करना फूड को, उसके बाद डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करने का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना। उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स में जो ब्रेक डाउन किया है उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना। उसके बाद एनर्जी में कन्वर्ट करना और अल्टीमेटली एक्सजेशन मतलब एक्सक्रीशन। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना। अब ये समझो कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या, हमारे माउथ से लेकर एनस तक जो पूरी कैनाल है जिसके थ्रू पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस चल रहा है, उसमें सिर्फ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन हो रहा है। तो मैं एसिमिलेशन का क्या, एसिमिलेशन हमारे बॉडी के सारे सेल्स में होता है, इन ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल को एनर्जी की थोड़ी ना जरूरत है, पूरे शरीर को एनर्जी की जरूरत है। तो जो खाना एब्जॉर्ब होता है वो पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर में फिर एनर्जी में कन्वर्जन होता है। इसीलिए इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन, ये 4 स्टेप्स होंगे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। बाकी एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी हमारे पूरे शरीर में चलता है। ठीक है, अब यही लिखा हुआ है यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में। एक बार एक एक लाइन को पढ़ते हैं, देखते हैं समझ आया कि नहीं। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एन एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ है, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब ये कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं जो हमें हेल्प करते हैं फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ फूड में। ठीक है, फर्दर एब्जॉर्प्शन में उनको थोड़ा ब्रेक डाउन और स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं एंजाइम्स। और ये कौन सिक्रीट करते हैं, हमारे अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच टुगेदर फंक्शन टू नरिश द बॉडी। छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया उसको, उसके बाद में एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद में वही हेल्प कर रहा है एनर्जी रिलीज करने में, हमारी बॉडी को नरिश करने में, मेंटेन करने में। ठीक है, इसके बाद में आता है देयर आर 5 स्टेजेस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। हमने एक एक स्टेज पढ़ी। सबसे पहला इंजेशन, उसके बाद में आ जाता है डाइजेशन, ब्रेक डाउन, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो डाइजेस्टेड जो ब्रोकन डाउन फूड है उससे एब्जॉर्ब करें हमने न्यूट्रिएंट्स, उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया और वेस्ट मटेरियल को निकाल दिया बाहर। ठीक है, 4 stages that are ingestion, digestion, absorption and egestion are taking place in the alimentary canal while assimilation takes place in the whole body। मैंने यही बताया था, assimilation सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होती, वो पूरे बॉडी के सारे सेल्स में हो रही है। मतलब assimilation मतलब क्या, assimilation का मतलब होता है conversion into energy। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हमारा माउथ, जहाँ से हमारी पूरी प्रोसेस शुरू हो रही है। माउथ को हम कवर करने वाले हैं। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट होने वाला है माउथ। ठीक है, अब माउथ में क्या हो रहा है यहाँ पे समझाती हूँ। माउथ में चल रहा है 2 टाइप का डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब, डाइजेशन जैसे ही मैं बोलूँ ना वैसे ही दिमाग में आ जाना चाहिए, ब्रेक डाउन। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है मैकेनिकल डाइजेशन। क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या, मतलब
वो चीज जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, मैकेनिकली ही काम हो रहा है, और ये कौन कर रहे हैं? हमारे टीथ कर रहे हैं। हमारे दांत जो चबाकर सारे पार्टिकल्स को छोटे छोटे उसमें ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, सारे खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको हमने बोला मैकेनिकल डाइजेशन। ये कौन कर रहे हैं? हमारे टीथ कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे माउथ लिख देती हूँ, माउथ में ही दो टाइप के डाइजेशन होते हैं। दूसरा टाइप हो गया हमारा केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब यहाँ पे आ जाता है हमारा सबसे पहला एंजाइम, ठीक है, जो कि होता है हमारे सलाइवा में। सलाइवा मतलब जो हमारे मुंह में जो थूक होता है ना, उसको हम बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। और ये जो एंजाइम होता है ना, ये किस पे काम कर रहा होता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स पे काम कर रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब स्टार्च, एक टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसको कन्वर्ट करता है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में, जिसको बोला ग्लूकोज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में कर रहा है कन्वर्ट, जिससे उसको एब्जॉर्ब करना इजी हो जाए। सबसे पहला मतलब एंजाइम कौन सा आया हमारी मूवी में? सबसे पहला आया सलाइवरी अमाइलेज, जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला एंजाइम है। हमारे माउथ में मतलब किस चीज का डाइजेशन शुरू हो चुका है? कार्बोहाइड्रेट्स का हो चुका है भाई। देखो कार्बोहाइड्रेट्स में सब, कार्बोहाइड्रेट्स का एक टाइप होता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च का कन्वर्जन हो जाएगा ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज में कन्वर्जन हो गया मतलब एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। मतलब हमारे मुंह में दो टाइप के डाइजेशन चल रहे हैं। सबसे पहला हो गया मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है, जो कर रहे हैं हमारे टीथ। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जो बड़े बड़े चीज़ें, जैसे सपोज हमने क्या खाया? हमने खाया एक पिज्ज़ा, मेरा फेवरेट पिज्ज़ा खाया। अब पिज्ज़ा को हमने चबाया और उसको छोटे छोटे जो पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया, उसको हमने बोला मैकेनिकल डाइजेशन। उसके ऊपर फर्दर केमिकल डाइजेशन, उसके ऊपर फर्दर काम किया हमारे सलाइवा के सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम ने, जो कन्वर्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को सिंपलर फॉर्म मतलब ग्लूकोज में। अब जो हमारे टीथ होते हैं ना, वो इतने छोटे पार्ट्स में भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते कि बॉडी उनको एब्जॉर्ब करके उनसे न्यूट्रिशन ले सके, ठीक है। इसीलिए और फर्दर छोटे पार्ट्स में कौन करता है काम? एंजाइम्स करते हैं काम। और सबसे पहला हमारा एंजाइम आया हमारे सलाइवा में, जो कि है सलाइवरी अमाइलेज। एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताती हूँ कि हमारा शरीर डेली बेसिस पे 1.5 लीटर्स तक सलाइवा जनरेट करता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैकेनिकल डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ, विद द हेल्प ऑफ टीथ। उसके बाद में आता है हमारा केमिकल डाइजेशन। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो ब्रेक करता है स्टार्च को ग्लूकोज में, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने। कट क्या, इसको काटना नहीं है, स्टार्च टू ग्लूकोज, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे खाने के जो पीसेस होते हैं ना, उसको पूरी तरह से सलाइवा में अच्छी तरह से मिक्स कौन करवा रहा है? हमारा टंग। हमारा टंग जो होता है, एक वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, वो पूरे खाने को अच्छी तरह से सलाइवा में मिक्स करके बाकी आगे एलिमेंट्री कैनाल में धक्का दे देता है। अब हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल में जो भी सारे ऑर्गन्स हैं, उनकी लाइनिंग होती है बहुत सॉफ्ट, और हमारे फूड में हो सकते हैं कुछ हार्ड पार्टिकल्स, तो उन्हीं को सॉफ्ट डाउन करता है हमारा सलाइवा। सलाइवा में अच्छी तरह से जब खाना मिक्स हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं बोलस। उसको क्या बोलते हैं हम? बोलस। मतलब मिक्सिंग डाउन ऑफ द ब्रोकन डाउन फूड अलोंग विद सलाइवा। ब्रोकन डाउन फूड मिक्स्ड विद सलाइवा इज टर्म्ड एज बोलस। मतलब सलाइवा में अच्छी तरह से खाना जो है, जो हमने ब्रोक डाउन कर दिया स्मॉलर पीसेस में, उसको मिल जाता है जब वो, तब उसको बोल देते हैं हम बोलस, जो कि हो जाता है सॉफ्ट, और वो अब माउथ से जाने वाला है आगे ईजोफेगस में, ठीक है। चलो ये हमने समझ लिया। अब हम समझने वाले हैं हमारा टीथ, ठीक है। हमारा जो दांत होता है, अब हम थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो किस में हेल्प कर रहा था? जो हमें हेल्प कर रहा था मैकेनिकल डाइजेशन में।
ठीक है, इसके एक एक पार्ट को अब हम समझते हैं कि ये किस पार्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अगर हम वर्टिकली एक दांत को काटें बीच में से, हमारे मुंह में सब देखो कितने दांत प्रेजेंट होते हैं, हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब 32 टीथ भी तब प्रेजेंट होते हैं जब चारों अक्कल दाढ़ें आ गई होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम 32 टीथ हमारे दांत हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो 32 जो टीथ होते हैं ना, इनका हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ये किस काम आते हैं? हमारे जो आगे के दांत होते हैं ना, वो कुतरने में काम आते हैं, कट करने के काम आते हैं। हमारे ये जो कैनाइन्स होते हैं, जो हमारे बीच से 3rd नंबर का जो दांत होता है, जो कैनाइन होता है, वो तीखे दांत होते हैं, वो किसी भी चीज़ को टीयर करने में काम आते हैं, ठीक है। अब जो हमारे मांसाहारी एनिमल्स होते हैं, वो जब दूसरे जानवर को खा रहे होते हैं तब उनकी फ्लैश को ऐसे फाड़ते हैं, टीयर करते हैं, तो इसीलिए उनके कैनाइन्स जो होते हैं, जो तीखे वाले दांत होते हैं, वो थोड़े शार्प और होते हैं, थोड़े और वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो पीछे वाले दांत होते हैं, वो खाने को ग्राइंड करने में काम आते हैं, ठीक है। मतलब आगे वाले दांत कट करने में काम आते हैं, कैनाइन्स टीयर करने में काम आते हैं, और सबसे पीछे वाले जो दांत होते हैं वो करने में काम आते हैं ग्राइंड खाने को। इसी तरह से सारे दांत होते हैं। अब दांत में ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इनको हम पढ़ते हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है हमारी इनामिल। जो वाइट हमें शाइनी सरफेस देखने को मिलती है ना, उसको हम बोलते हैं इनामिल। और क्या पता है तुम्हें, इनामिल ही है हमारा हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी है हमारा एनामिल। हमारी बोन्स से भी ज़्यादा हार्ड होता है यार ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। बोन्स से भी ज़्यादा हार्ड होता है हमारा एनामिल। अब ये जो वाइट लेयर है ना, इसके अंदर इस परत के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा डेंटिन, ठीक है। पूरे वाइट सरफेस जो हमारी परत है, जिसको हमने बोला इनामिल, जो कि हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे पूरे शरीर का, उसके अंदर प्रेजेंट होता है डेंटिन। और डेंटिन के अंदर होता है पल्प। पल्प मतलब क्या? पल्प मतलब वो सारे एरिया दांत का जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाती हैं, ठीक है। हमें अगर दांत में दर्द होता है या फिर झंझनाहट होती है, ठंडा वगैरह कुछ खाने से सेंसिटिविटी अगर होती है, तो इन्हीं नर्व्स की वजह से होती है, जो कि प्रेजेंट होती हैं हमारे पल्प में, ठीक है। और ये हमारा ये जो वाइट वाला रीजन हमें देखने को मिल रहा है, ये हमारी बोन है। हमारा जो जबड़ा है, उसकी जो हड्डी है जिसके अंदर दांत फंसा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बोन, ठीक है। जो हमारा बोन है, उसके अंदर जो बोनी सॉकेट होता है, उसके अंदर दांत गड़ा हुआ होता है। ये जो हमारा पिंक वाला रीजन है, ये है हमारे गम्स, हमारे मसूड़े, ठीक है। और जो सॉकेट है, सॉकेट और दांत के बीच में ये सीमेंट प्रेजेंट होता है। टीथ का जो सीमेंट होता है, सीमेंट क्या काम करता है? जोड़ने के काम करता है। तो यही बोनी सॉकेट में अटैच किया होता है हमारे दांत को। क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने? हमारा जो दांत होता है, सबसे ऊपरी लेयर होती है उसकी इनामिल, जो वाइट लेयर हमें देखने को मिलती है। इनामिल हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इनामिल के नीचे प्रेजेंट होता है डेंटिन, और डेंटिन के नीचे प्रेजेंट होता है पल्प। पल्प जिसमें होती हैं सारी ब्लड वेसल्स, सारी जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमें दांत का रीजन जो दिख रहा होता है, जो वाइट रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं क्राउन, क्राउन ऑफ द टूथ। और जो नीचे जड़ें हैं उनको बोलते हैं रूट्स, ठीक है। अब इन रूट्स में ही होती हैं रूट कैनाल्स। रूट के अंदर, कैनाल मतलब रूट के अंदर एक कैविटी है जिसमें पल्प होता है, जिसके थ्रू हमारी नर्व्स और वेसल्स दांत के अंदर जा रही होती हैं। ये है हमारे दांत का एक स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं नोट्स के फॉर्म में, इनको एक एक करके हम समझते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला, टीथ आर द हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। हमारे माउथ में जो सबसे हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं टीथ, ठीक है। अब दीज हेल्प अस टू कट, शेयर एंड मैस्टिकेट द फूड। कट करने में कौन काम कर रहा है? आगे वाले दांत काम कर रहे हैं। शेयर मतलब टीयर करने में कौन काम कर रहा है? कैनाइन्स, जो तीखे वाले दांत हैं वो काम करते हैं। उसके बाद में हमें जो ग्राइंड करने में, मैस्टिकेट करने में काम करते हैं, वो हमारे आखिरी वाले दांत होते हैं। दांत देखो, दांतों में कौन कौन आते हैं? हमारे इंसाइजर जो हमारे आगे वाले दांत हैं, उसके बाद में कैनाइन्स जो हमारे तीखे वाले दांत हैं, उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स, और आखिरी वाले जो दांत होते हैं उनको हम बोलते हैं मोलर्स। ये 4 टाइप के दांत प्रेजेंट होते हैं हमारे मुंह में। उसके बाद में वर्टिकल सेक्शन जब हमने किया था तब हमें 4 लेयर्स दिखी थी। कौन कौन सी? इनामिल दिखा था, डेंटिन, सीमेंट और पल्प, ठीक है। इनामिल जो होता है वो हमारा आउटर मोस्ट शाइनी
हाईली मिनरलाइज्ड लेयर होता है। हाईली मिनरलाइज्ड का मतलब क्या, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसमें, इसीलिए ये बहुत हार्ड होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब डेंटिन की अगर बात करें तो ये बल्क बनाता है टूथ का, ठीक है। पूरा जो बल्क है हमारे दांत का, जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है वो होता है डेंटिन, और ये 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इसमें होते हैं, ठीक है। सीमेंट इज प्रेजेंट एट द लाइनिंग ऑफ टूथ एंड द बोनी सॉकेट। जो दांत बोन में जो गड़ा हुआ है उसको लाइन करने में, उसको अटैच करने में हेल्प कर रहा है सीमेंट। उसके बाद में डेंटल पल्प इज द सेंट्रल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ एंड कंटेन्स नर्व एंडिंग्स, ब्लड, लिम्फ वेसल्स अलोंग विद कनेक्टिव टिश्यू। मैंने ये बताया था कि जो पल्प है वो सबसे बीच में प्रेजेंट होता है, सबसे सेंटर में, और इसी में होती है हमारी सारी ब्लड वेसल्स, सारी नर्व एंडिंग्स, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ईच विद अ स्पेसिफिक फंक्शन। फंक्शन भी मैंने आपको सबका बताया कि किस काम आते हैं। इंसाइजर्स कट द फूड, कैनाइन्स टीयर द फूड, व्हाइल मोलर्स एंड प्रीमोलर्स क्रश इट। हमने ये भी समझा था। अब डेंटल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? ह्यूमंस का डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। अब इसका क्या मतलब होता है? अगर हम अपने मुंह को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स यहाँ पे भी होंगे। 2 1 2 3 यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे भी होंगे। टोटल मिलकर बना लिया 32 दांत, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। 2 क्या है हमारा? 2 है इंसाइजर्स, 2 इंसाइजर्स, ठीक है, 1 कैनाइन, 2 हमारे हो गए प्रीमोलर्स और 3 हमारे हो गए मोलर्स, ठीक है। ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है। इस प्रकार से दांत हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं। क्या हो गया? 2 1 2 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सबको? टीथ का हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर था वो हमने समझ लिया, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट तो नहीं, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ कि जो मंकीज़ होते हैं ना, मंकीज़ का भी डेंटल फॉर्मूला बिल्कुल हमारे जैसा होता है। ये डेंटल फॉर्मूला तो ह्यूमंस का है, मंकीज़ का भी बिल्कुल हमारे जैसा होता है, सेम टू सेम एकदम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अब हम पढ़ने वाले हैं ईसोफेगस। हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का वो है हमारा ईसोफेगस। अब क्या होता है ये देखो, यहाँ पे थे हमने माउथ पढ़ा, ठीक है। माउथ में दांत प्रेजेंट थे और माउथ में ही 2 टाइप के डाइजेशन हुए थे। एक हुआ था मैकेनिकल डाइजेशन और एक हुआ था केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प किया था टीथ ने, केमिकल डाइजेशन करवाया था सलाइवा में प्रेजेंट सलाइवरी अमाइलेज ने, ठीक है। अब ये जो हमारा लंबा सा पाइप है ना जो हमारे खाने को स्टमक तक लेकर आएगा, इसको हमने बोला ईसोफेगस। 25 सेंटीमीटर तक लंबा ये होता है, ठीक है। अब ईसोफेगस से खाना जा रहा है तो ये इसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ईसोफेगस में, जो करवाते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। क्या बोला मैंने? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। इस तरह से खाना नीचे जाता है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना मसल्स का ईसोफेगस में, इसको हमने बोला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। इसी के थ्रू खाना गया नीचे। एक मस्कुलर ट्यूब है ये। अब क्या होता है इसमें लिखा हुआ है बोथ द एंड्स स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट। स्फिंक्टर्स का मतलब क्या होता है? एक ओपनिंग होती है, एक मस्कुलर ओपनिंग, खुली, खाना अंदर गया, बंद हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारा खाना पहुंचता है हमारे मुंह से हमारे स्टमक तक विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस, ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप। 25 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, मस्कुलर होता है, खाना नीचे ले जाता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है, स्टमक तक ले जाता है ये। अब हम समझने वाले हैं हमारा स्टमक। स्टमक में क्या होता है? ये हमारा एक स्टमक है, ठीक है, दिख रहा है? ईसोफेगस था ये हमारा, ईसोफेगस के नीचे आ गया हमारा स्टमक। अब हम स्टमक को समझते हैं। अब भैया पेट है ये हमारा, इसमें ही होता है डाइजेशन। गैस्ट्रिक जूसेस इसमें होते हैं जो हमारा स्टमक रिलीज करता है, ठीक है।
गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो अल्टीमेटली हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रही होती हैं। सबसे पहले आता है एक एसिड जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिड क्या काम करता है? ये एसिड जो होता है ना हमारा, ये बहुत सारे बैक्टीरिया जो हम खाने के साथ में खाते हैं उनको मारने में तो काम करता ही है, साथ में एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, ठीक है, ये एक प्रो एंजाइम है। एंजाइम का एक पहला वाला फॉर्म है पेप्सिनोजन, इसको कन्वर्ट करता है ये एंजाइमेटिक फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिनोजन क्या है? प्रो एंजाइम, एक एंजाइम का बच्चे वाला फॉर्म, ठीक है, ऐसा समझ लो। इसको इसने कन्वर्ट कर दिया एंजाइम जो कि है पेप्सिन, और पेप्सिन काम करता है बेटा प्रोटीन्स पे, प्रोटीन ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में किसने हेल्प किया था? कौन से एंजाइम ने? सलाइवरी अमाइलेज ने। उसी तरह पेप्सिन काम करता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। पेप्सिन पहले बच्चा होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है, लेकिन पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किसने किया? HCl ने किया। HCl एक एसिड होता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम ने कन्वर्ट कर दिया हमारे पेप्सिनोजन को बड़े पेप्सिन के फॉर्म में, और पेप्सिन अल्टीमेटली कन्वर्ट करता है हमारे प्रोटीन्स को छोटे फॉर्म्स में, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो लाइपेज होता है वो भी हमारा गैस्ट्रिक जूस में होता है, और लाइपेज हेल्प करता है हमारे ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स में। तो क्या क्या हो गया? सबसे पहला हमारा हो गया था ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे मुंह में, उसके बाद में यहाँ पे आए तो पेप्सिन हमारा प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहा है, और हमारा लाइपेज ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, रुको, इंट्रिंसिक फैक्टर को हम बाद में समझा देंगे या तो एक डिटेल में। हमने क्या पढ़ा गैस्ट्रिक जूस में, यहाँ पे समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा HCl। HCl का काम क्या था? बैक्टीरियाज को मारना था, किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। और क्या कर रहा था? कन्वर्ट कर रहा था ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। और पेप्सिन क्या कर रहा था? फिर पेप्सिन भी था हमारा, पेप्सिन क्या कर रहा था? पेप्सिन कर रहा था ब्रेकडाउन प्रोटीन्स का, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इसके बाद में क्या आया? पेप्सिन के बाद आया हमारा लाइपेज जो कर रहा था हमारा फैट का ब्रेकडाउन, और इसके बाद में क्या आया? इसके बाद में हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर आया जो मैंने बताया था। हमारा जो ये इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन B12 हमारा एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन एब्जॉर्ब होने के लिए उसको ज़रूरत होती है इंट्रिंसिक फैक्टर की, और ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? गैस्ट्रिक जूस में। और गैस्ट्रिक जूस कौन सिक्रीट करता है? स्टमक सिक्रीट करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? गैस्ट्रिक जूस में जो भी कंपोनेंट्स थे उन सबके फंक्शंस मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, ठीक है। ये सारे नोट्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, हम इनको देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट्स प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन टू पेप्सिन एंड किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, बिल्कुल हमने पढ़ लिया। पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डाइजेशन मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। अब क्या होता है? हमारे स्टमक में HCl रिलीज तो हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन एसिड तो बहुत हार्मफुल होता है ना। बाद में जब हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तब मैं अलग अलग टाइप के एसिड्स, अलग अलग टाइप के बेसिस आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पे ये समझो कि HCl हमारी नॉर्मल स्किन के लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए स्टमक म्यूकस भी सिक्रीट करता है, जिससे वो जो HCl है ना, उससे हमारी स्टमक की लाइनिंग को बचा सके। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उससे हमारी स्टमक की लाइनिंग को ज़्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए स्टमक म्यूकस भी सिक्रीट करता है टू प्रिवेंट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम HCl, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लाइपेज जो डाइजेशन ऑफ फैट्स में, ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स में हमें हेल्प कर रहा होता है,
ठीक है। अब स्टमक में भी जो ब्रेकडाउन हो जाता है ना खाने का, इसको हमने पहले बोलस देखा था कि बोलस हमारे खाने में जो सलाइवा मिल गया था वो नीचे आया, जब स्टमक में फर्दर उसके ऊपर काम हो गया तो वो बन जाता है काइम। मतलब बोलस के बाद खाना क्या बन गया? काइम बन गया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फूड इज churned into a semi solid mass in the stomach। स्टमक में फर्दर जो उसका ब्रेकडाउन हो गया उसी ने बना लिया बोलस को काइम में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सब? यहाँ पे हमने स्टमक पढ़ लिया है पूरा। ठीक है, अब स्टमक के बाद में आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आएगी लार्ज इंटेस्टाइन। इनके फंक्शंस को एक बार फटाफट से हम समझेंगे, लेकिन यार मैं सोच रही हूँ कि इनको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर कर अभी तक पूरा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, नहीं तो सब कुछ दिमाग में हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं हमारा पूरा रिविजन, हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, फटाफट से रिविजन करते हैं, वो शायद हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। बहुत सारे टॉपिक्स आज हमने कवर कर लिए हैं, स्टार्टिंग से हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमने देखा था, फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। जो भी प्रोसेसेस हमारे शरीर को मेंटेन करने के काम आती हैं उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ये पूरे टाइम चल रही होती हैं, भले हम चल रहे हों, भले हम बैठे हों, भले हम सो रहे हों, पूरे टाइम ये लाइफ प्रोसेसेस चलती रहती हैं। क्या इनके एग्जाम्पल्स होते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन में हमने खाना लिया, उसके बाद रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से उस खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट किया। एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए उनको अलग अलग सेल्स में पहुंचा के एनर्जी में कन्वर्ट किया। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन हम बाद में कवर करेंगे, आज हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, डाइजेशन शुरू किया। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये देखा। उसके बाद में न्यूट्रिशन को समझा कि न्यूट्रिशन इज एक्वायरिंग फूड विच वी नीड फॉर मेंटेनेंस। उसके बाद में हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे कि दो काइंड ऑफ मोड्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपना खाना लेने के लिए। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि खुद से खाना बना रहे हैं। हेट्रोट्रॉफिक में हमने 3 टाइप्स पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब क्या? कि बाहर ही खाने का डाइजेशन कर रहे हैं, बाहर ही खाने का ब्रेक डाउन कर रहे हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके बाद आया पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक में तो डेड और डिकेइंग मैटर पे हम मतलब डेड और डिकेइंग मैटर पे ऑर्गेनिज्म बैठ के उसका खाना, उसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है। पैरासिटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ के, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह के इंसान मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। उसके बाद में अगर हम होलोजोइक की बात करें तो होलोजोइक में क्या कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे थे? ह्यूमंस, हमारे एनिमल्स इसी में आते हैं, होलोजोइक में ही आते हैं। अमीबा पैरामीशियम भी होलोजोइक में आ रहे थे। इसमें खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, सैप्रोफिटिक में बाहर डाइजेस्ट हो रहा था। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। पहला हमारा था लाइट से हम एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसको खाने में कन्वर्ट कर रहे हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो पढ़े थे उनमें हमने केमिकल्स की हेल्प से खाना बनाया था। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। उसके बाद में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शुरू किया था। 2 प्रकार पढ़े थे, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स में आ जाते हैं प्लांट्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स में आ जाते हैं कुछ बैक्टीरिया। उसके बाद में हमने फोटोसिंथेसिस समझने की कोशिश की थी कि लाइट एनर्जी को किस तरह हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू फूड। इसमें हमने प्लास्टिड्स को देखा था। प्लास्टिड्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से हम खाना बना रहे थे। हमने क्या किया था? एटमॉस्फेयर से CO2, सॉइल से वाटर लिया था, उसको एनर्जी की प्रेजेंस में हमने कन्वर्ट किया था फूड और ऑक्सीजन में। किस तरह से कन्वर्ट किया था? देखो, ये इक्वेशन थी,
ये हमने देखी थी, हमने प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर देखा था कि इसमें ग्राना प्रेजेंट होते हैं। ग्राना में एक एक थाइलाकोइड होता है। थाइलाकोइड के अंदर हमारा ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सबसे पहले होता है वाटर का ब्रेकडाउन। वाटर का ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन चली जाती है हवा में, हाइड्रोजन चला जाता है। ये जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन चला जाता है, यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये बना लेता है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। ठीक है, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन तो हमारा पहले ही बन गया था, यहाँ पे इसने बना लिया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो बना उसको हमने बोला था केल्विन साइकिल। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया था कि वाटर का ब्रेकडाउन हुआ किसमें, थाइलाकोइड में। उसके बाद में स्ट्रोमा में क्या हुआ, केल्विन साइकिल, जहाँ बना हमारा ग्लूकोज। ठीक है, ये हमने इक्वेशन देखी थी। उसके बाद में हमने ये 3 स्टेप्स पढ़े थे जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तीनों समझ में आ गए थे। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ था, थाइलाकोइड में प्रेजेंट था। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने ये बताया था हाइड्रोजन का किसी भी चीज से मिल जाने को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ये मिल रहा था, इसीलिए हमने बोला रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में हमने स्टोमेटा देखा था, जो पोर्स होते हैं हमारी लीफ में, जिसके आसपास होते हैं गार्ड सेल्स, उसको रेगुलेट करने के लिए। और स्टोमेटा हमें हेल्प करते हैं एयर के एक्सचेंज में और वाटर लॉस को बचाने में। उसके बाद में हमने देखा था कि हमारा अलग अलग मिनरल्स भी हम लेते हैं हमारे सॉइल से, हमारे एटमॉस्फेयर से, प्लांट्स को ज़रूरत होती है। अब वो जो होते हैं उनको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जिस फॉर्म में प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके, जिसमें कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड अमीबा, जिसमें सुडोपोडिया की हेल्प से वो खाना अंदर ले रही हैं, फूड वैक्यूल के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर रही हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करके वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर रही है। पैरामीशियम पढ़ा, पैरामीशियम में सीलिया की हेल्प से खाना माउथ तक आ रहा है और फिर ये इसको एज यूजुअल डाइजेस्ट कर कर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रही हैं। ठीक है, फिर हमने ह्यूमन बींग्स में एलिमेंट्री कैनाल देखा कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो पूरी एक कैनाल है, जो पूरी एक ट्यूब है, जो कि हमारे माउथ से शुरू होकर एनस तक जा रही है। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है, डाइजेशन में हेल्प कर रही है। ठीक है, ये हमने देखा। अब उसमें हमने 5 स्टेप्स देखे न्यूट्रिशन के। सबसे पहले हमने देखा इंजेशन, इंजेशन मतलब खाने को खाना इंजेस्ट करना। उसके बाद में हमारे डाइजेशन की तरफ मतलब ब्रेक डाउन करना। उसके बाद में हमने देखा एब्जॉर्प्शन मतलब न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन मतलब एनर्जी में कन्वर्ट करना और इजेशन मतलब एक्सक्रीट कर देना वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, उसके बाद में हमने ये देखा था कि हमारा जो एसिमिलेशन था वो पूरे शरीर में हो रहा था, बाकी के जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे हो रहे थे एलिमेंट्री कैनाल में। उसके बाद में हमने माउथ से शुरू किया था। माउथ में हमने 2 काइंड ऑफ डाइजेशन देखे थे। सबसे पहले हमने देखा मैकेनिकल डाइजेशन जो कर रहे थे हमारे टीथ, और देखा हमने केमिकल डाइजेशन जो कर रहा था हमारा एंजाइम। सबसे पहला एंजाइम जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो हेल्प करता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में इनटू ग्लूकोज इनटू अ सिंपलर फॉर्म। बोलस बन रहा था यहाँ पे हमारा खाने में जब सलाइवा लपेट रहा था तब। उसके बाद में हम आए थे हमारे टूथ का, हमने वर्टिकल सेक्शन पढ़ा, हमने एनामल, डेंटिन, पल्प और सीमेंट को समझा। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, हमने डेंटल फॉर्मूला देखा 2 1 2 3। उसके बाद में हमने ईजोफेगस को देखा कि ये फूड पाइप होता है, एक मस्कुलर पाइप होता है जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं और उसकी हेल्प से खाना धकेल जाता है हमारे स्टमक में। हमने स्टमक में देखा कि स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें 4 चीज़ें होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को तो मार ही रहा है, साथ में हमारे एक बच्चे एंजाइम को एक बड़ा एंजाइम बना रहा है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन बना रहा है, जो प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। फिर हमारा आ जाता है लाइपेज, जो हमारे फैट्स के डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। अल्टीमेटली हमारा आ रहा था इंट्रिंसिक फैक्टर, जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा था। और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्यों प्रेजेंट होता है? जिससे हमारी स्टमक की सॉफ्ट सी लाइनिंग को HCl से बचाया जा सके। ठीक है,
ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने ये डिटेल में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो स्टमक में फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है वो फूड को बोलस से काइम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उसको हम काइम बोलने लगते हैं। इसके बाद का हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है। अल्टीमेटली हम बाकी के न्यूट्रिशन और डाइजेशन के सिवा जो बाकी के जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस थे, जैसे रेस्पिरेशन हो गया या एक्सक्रीशन हो गया, हम उन सबको कवर करेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लें, एक बार एनसीईआरटी को भी रेफर कर लें, जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स डालिए, सारे डाउट्स को मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्लियर करने के लिए, सारे डाउट्स को अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए। वंदे मातरम।